अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर तक में आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के मामलात, नेशनल सिक्योरिटी के हालात और उसके साथ साथ अगर बात की जाए अपोजिशन के कुछ ऐसे मुतालबात जिनका वो मुतालबा कर रही है, आज के प्रोग्राम में हम यकीनन उसको शामिल करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे पीटीआई हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए। जितने दावे किए थे वो पूरे हो सके नहीं हो सके, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। कारकर्दगी रिपोर्ट भी उन्होंने शाया करनी थी, उसका भी इंतज़ार है और अपोजिशन ने उसका मुतालबा भी किया है। अगर मैं आज पर्टिकुलर बात करूँ तो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में तकरीब से खिताब किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। उनका वो क्या कह रहे थे एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं, उससे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। फ़र्रुख हबीब साहब हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पर, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात। जी अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं नून लीग के, सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊँ और गुफ्तगू का करूँ बाकायदा ख़ास, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बात की है, बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने एक मैसेज दिया है जब वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान में अमन खित्ते और बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए अशद ज़रूरी है। हम तवक्को करते हैं कि तालिबान ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ के आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे और अफ़गान सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है और कहा है कि आज़ादी के इस महीने में अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूल सकते। मज़ीद क्या कह रहे थे आर्मी चीफ की गुफ्तगू सुन लेते हैं मुख्तसर से। Ladies and gentlemen, Pakistan today stands for peace and progress within and beyond its border. Our sincere efforts to promote and support the process in Afghanistan have been a strong manifestation of our vision for a peaceful, economically integrated and prosperous region. We have unambiguously and repeatedly asked global community to play its role in an exclusive and unbiased process as well as economic sustenance of Afghanistan to avoid a human catastrophe. No country can understand it better than us, as Pakistan paid a huge price for instability in Afghanistan. Despite our fragile economic condition, we have displayed unprecedented magnanimity toward our Afghan brethren by hosting over 3 million refugees for more than 4 decades. Let me, however, say that we will continue to play a mature and responsible role for peace and stability in Afghanistan, which is direly needed by the entire region in general and the people of our brotherly neighbors in particular. नाज़रीन, आपने सुना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये एक वीडियो क्लिप। राना तनवीर साहब, ये जो इतने अहम मामलात हैं, अपोजिशन की तरफ से इन कैमरा सेशन के, पार्लियामान के इन कैमरा सेशन का मुतालबा भी आया और बिलावल आपकी तरफ से भी आया, आपकी जमात की तरफ से भी आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आया, तो क्या आपका मुतालबा है? अभी तक क्या अपोजिशन को हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की बातचीत का हिस्सा, ऑन बोर्ड लेना या कॉन्फिडेंस में लेने का अमल शुरू नहीं हुआ? कोई गुफ्तगू शुनीद हुई है आप लोगों से आप बहैसियत एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में? देखिए नादिया, मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर बताऊं, क्या आपको याद होगा जब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन या रीजनल सिक्योरिटी का मसला में पेश आया या चैलेंज हमारे सामने था, तो उस वक्त एक ब्रीफिंग की बात की गई। हमारा तो ख्याल था कि पूरी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए और पूरी पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। जिस तरह पीछे एक प्रेसिडेंट है भी कि जब स्वात वाला मसला था तो उस वक्त भी हमें पार्लियामेंट को पूरी को हमारी जो सिक्योरिटी अदारे हैं, ISI वगैरह ने ब्रीफिंग दी उस पर इन कैमरा। लेकिन अभी इन्होंने सिलेक्टिव किस्म के लोगों को, पार्लियामेंट्री लीडर्स जो थे अलॉन्ग विद अदर पीपल, उन्होंने ब्रीफिंग दी, तो वो कंक्लूसिव नहीं थी, इंक्लूसिव थी, वो नामुकम्मल थी उस वक़्त।
तो काफ़ी टाइम हो गया था, कोई मेरा लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी नहीं थी कोई आपकी, पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी थी कोई, उसको ब्रीफिंग मिली थी? नहीं, उसको नहीं मिली थी। ये हमारे काफ़ी लोग थे, सारे पार्टीज 5-5, 6-6 लोग थे और उनको ये ब्रीफिंग मिली थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर यही हुआ था कि हम थोड़ी देर बाद 2-4 दिन बाद फिर दोबारा मिलते हैं तो उस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन वो तो खैर नहीं हो सका हमारे गवर्नमेंट से या उन अदारों की तरफ से। गवर्नमेंट से ही होना था तो वो नहीं कर सके उस ब्रीफिंग को मुकम्मल। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई जो अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे हुई हैं, आपको पता है, जिस तेज़ी से हुई हैं वो भी आपके सामने है। तो अब मेरा हाल है बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट पूरी को हमारा जो मुतालबा यही है कि इन कैमरा हमें वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाए और बड़ी कम्प्रिहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग हो ताकि वह पता चल सके। कैसे देखें, हमें पता चलता है अखबारात से, इधर उधर तर्जिये से जो आते हैं और ठीक है, लेकिन अभी पाकिस्तान को चैलेंज है उसका पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना इंतहाई जरूरी है ना। इसमें कैमरा में जितनी जल्दी ठीक है राना साहब मैं आ रही हूँ, लेकिन अभी से कोई पेश रफ्त नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, गवर्नमेंट की तरफ आएंगे, फारूक हबीब साहब की तरफ, लेकिन फैसल करीम कुन्नी साहब यही मुतालबा एग्जैक्टली आपका है या कुछ और इसमें ऐड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मजीद कुछ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो नादिर आपको मुबारक हो, आप डॉन टीवी पे नए सफ़र आपने शुरू किए, बहुत शुक्रिया, हम दुआ गो हैं आपके लिए। आपने बात की, मेरे भाई राना साहब ने बात की कि इन कैमरा सेशन में पहले भी नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई, उसकी आगे भी मीटिंग्स होनी थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कोई मेरे ख्याल में ग़ालिबन 60-70 के लगभग पार्लियामेंटेरियंस इन्वाइटेड थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और उसका आगे भी बाकी मीटिंग्स भी हुई थी जो कि नहीं हो सकी। और इस दौरान एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद अक्टूबर-नवंबर में शायद तालिबान जो हैं वो काबल पे जो है वो हमलावर हों, और अचानक एक शाम को पता चला कि वो तो बिल्कुल ही दरवाज़ों पे पहुंच गए काबुल के, सिचुएशन चेंज हो गई। मैं समझता हूँ कि अभी भी हुकूमत इस पे लेट कर रही है क्योंकि ये सेशन हो जाना चाहिए। यूएन का हो गया, उसके बाद यूके की पार्लियामेंट ने किया, हमें भी कर लेना चाहिए था सेशन। और मैं समझता हूँ कि ये सेशन इन कैमरा नहीं बल्कि लाइव होना चाहिए था क्योंकि ये पाकिस्तान की एक तारीखी सेशन है और तारीख लिखी। लेकिन कुछ नेशनल सिक्योरिटी के मामला ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी के मामला है, मुझे पिछले नेशनल सिक्योरिटी के मामला में कौन सा प्लस माइनस कॉमा फुल स्टॉप नहीं बाहर आया क्या चीज़ नहीं आई? ये तो बड़ी प्लान चीजें होती हैं, आप लोग उसका हिस्सा रहते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ हमारे दौर में भी इन कैमरा सेशंस 2-3 हुए, कौन सी चीज़ बाहर नहीं निकली, सब चीज़ें बाहर निकली। ठीक है, तो आपका कहना ये है कि सेशन हो, इन कैमरा जरूरी देखें, उसमें तो ये देखें कोई होता है ना कि देखें कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, वो लाइव चल रहा होता है, कमेंट्री चल रही होती है, और आप कह रहे हैं ज़राए से पता चल रहा है। मैं भेज रहा हूँ लेकिन आप कहेंगे ज़राए से पता चल रही है, लिहाज करते हैं ना तो हम आपको ज़राए बोलते हैं, मतलब ये चीज़ होती है, मतलब कि ये। और दूसरी बात ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसमें जो है अब बहुत से खदशात भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लोगों को ये हैं, जैसे तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, इस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी थी, माजी भी उनकी थी, तो इस चीज़ में बहुत है। बाकी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, ख़वातीन के, जो भी मतलब है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 20 साल इंडिया वहाँ पर जो है अपने पंजे गाड़े हुए थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो चीज़, आज बताएं कि आज वो इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के अफ़गान रिफ्यूजीज़ की सपोर्ट करेगा क्योंकि हमेशा हमने संभाला है। क्या इंडिया आज बयान देगा, इंडिया की हुकूमत, कि हम इतने लाख रिफ्यूजी संभाल लेते हैं? ठीक है, ये वो सवालात हैं जो हुकूमत जवाबदेह है, हुकूमत से इसके जवाबात मिलने चाहिए। फारूक हबीब साहब, क्या वजह है कि मुल्क में डेमोक्रेसी भी है, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम भी है, मुल्क में पार्लिमान भी है, लेकिन पार्लिमान के सेशन नहीं हो रहे? हमारी सरहदें अफगानिस्तान से मिली हुई हैं, यूके एमरजेंसी हंगामी इजलास बुलाता है, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें होती हैं, हम खामोश बैठे हैं, क्यों सर? लेकिन जहाँ तक रहेगी बात पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से, तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, ज़रूर पार्लियामेंट का इजलास भी बुलाएंगे, पूरी पार्लियामान को जो है वो उसके ऊपर डिबेट करने का मौका भी मिलेगा। पार्लियामेंट जो है वो कलेक्टिव विजडम का जो है वो फोरम है, इससे कोई इनकारी नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, इससे पहले जो नेशनल असम्बली की कौमी सलामती की कमेटी है उसका इजलास हुआ, उस इजलास में जो है वो तमाम
पार्लियामेंट्री लीडर्स थे वो भी मौजूद थे, और उनके नॉमिनेटेड जो लोग थे जिनको उन्होंने कहा कि इनका होना भी ज़रूरी है, वो तमाम लोग उसमें मौजूद थे। और आपके इल्म में है कि कई घंटे वो इजलास चला, और इस इजलास में अफगानिस्तान के ऊपर जो तेज़ी से बदलती सूरत हाल थी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के हवाले से हो सकती हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसके साथ डिस्कस की गई। अभी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो फॉल ऑफ काबुल हुआ है और जिस तरीके से अशरफ गनी तमाम चीज़ें जो है वो छोड़ छाड़ के वहाँ से फ़रार हुए हैं, वो तमाम तर चीज़ों का जो है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, और वहाँ पर अभी एक हुकूमत साजी के हवाले से भी चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान भी बगौर नज़र रखे हुए है, और पाकिस्तान एक अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। और वो तमाम चीज़ों के हवाले से हुकूमत जो है वो पार्लिमान को, पूरी अपोजिशन को भी एतमाद के ऊपर लेगी। इस हवाले से आपके इल्म में है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की जो तालिबान के अलावा एक लीडरशिप थी वो भी पाकिस्तान आई। पाकिस्तान ने पहले भी टॉक्स के हवाले से असिस्टेंस का किरदार अदा किया है, अब भी हम वो रोल प्ले कर रहे हैं कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटल्ड गवर्नमेंट बने ताकि मज़ीद अफगानिस्तान के अंदर खून ना बहे, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अमन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। जहाँ तक रह गई बात वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से, तो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की, जिसमें तमाम जो हमारे अफवाज के सरबराहान हैं उन्होंने भी शिरकत की, और उसके अंदर यही पहला मुतालबा ये था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। और वहाँ से जिस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं उसके अंदर भी इस किस्म का याद फारूक हबीब साहब बिल्कुल देखें, बिल्कुल सही है। इसमें फारूक हबीब साहब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं अफगानिस्तान के मामले को लेकर। और मेरा ख्याल है जो ये बात हो रही है कि जी मैं आपको ये बता रहा हूँ जो उनकी जमीन इस्तेमाल ना हो, अपोजिशन का भी यही मुतालबा है, लेकिन आपको खबरें मिल रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। ये हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी इलेक्टेड लोग हैं, अवाम के मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो इतना ही हक इनको भी है कि इनको भी बाखबर रखा जाए। मुख्तसर सा ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आती हूँ तो मज़ीद इस पर कुछ बात करेंगे, और राना तनवीर साहब से भी जानेंगे कि जो बात कुंडी साहब ने की है कि इन कैमरे की तो ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ वैसी सामने आ जाती है, क्या मौक़िफ़ है उनका। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना तनवीर साहब, जिस मीटिंग का और जिस ब्रीफिंग का शुरू में आपने भी जिक्र किया, फिर फ़ारूक हबीब साहब ने भी किया, कुंडी साहब ने भी किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 1 जुलाई की को ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उससे शिरकत नहीं की थी। अभी फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि हमें पता है कि पार्लियामान का रोल बड़ा अहम है और जल्द ही हम पार्लियामान का सेशन बुलाएंगे और उसमें फिर ब्रीफिंग भी देंगे। तो आप इस जवाब से मुतमईन है कि जी जल्द बुला लिया जाएगा और फिर मिल जाएगी ब्रीफिंग? नहीं, मैं नहीं समझता। फ़ारूक हबीब साहब ने तो पूरा एक वो खिताब पेश कर दिया है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या करेगा, अफ़गानिस्तान का पीस पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इकनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, ये आइडियलिज़म, ये बातें हम सुनते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए कि इसके इन्फोर्समेंट के लिए किस तरह हम इसकी इन्फोर्समेंट करेंगे, किस तरह हम अफ़गानिस्तान में अमन के लिए क्या काम हम कर रहे हैं। हमें पता चले दोहा में बैकडोर जो सारी गुफ्तगू हुई है या वहाँ कुछ चीज़ें तय हुई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका जिक्र भी हुआ है कि तालिबान ने ये हमारे साथ वादा किया था कि ये ह्यूमन राइट्स और वोमेन की विक्टिमाइजेशन या दूसरी जितनी 4-5-6 चीज़ें हैं और टेररिज्म या वो जो चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उधर आउटफिट्स हैं या वहाँ तंजीमें हैं, उनको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे तालिबान ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, वहाँ पे जो टॉक्स होती रही हैं या स्टेक होल्डर वहाँ बैठे थे। तो इसके पीछे आपको पता चलेगा कि इस के पीछे बैकग्राउंड में है क्या। जिस तेज़ी के साथ काबुल फाल हुआ है या जिस तरह वहाँ चीज़ें बदली हैं, ये पीछे इनकी कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी। ये तो नहीं हो सकता जिस तरह ऐसे ही हो गया ये सारा कुछ ही बड़ा पीसफुली हर कोई बैग अपना उठा के चला गया। तो मैं समझता हूँ ये क्या, लेकिन आपकी बात ठीक है कि आपको एतमाद में लेना ज़रूरी है, लेकिन बड़ा एक अच्छा अमल नहीं हुआ हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। जी स्मूथ ट्रांजिट। आप एक पूरा जी सर, जी सर।
मेरी पूरा जवाब नहीं लेते। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम पार्लियामेंट बढ़िया है, मैं पार्लियामेंट के हम इत्मीनान में लेना चाहते हैं, जो इनका रिकॉर्ड ट्रैक है पीछे, वो किसी भी इशू पे जो बड़ा सेंसिटिव या नेशनल सिक्योरिटी का हो, इन्होंने कभी गुहारे नहीं किया कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया जाए। स्पेशली प्राइम मिनिस्टर ने तो आना गुहारा नहीं किया। वो जो जब इंडिया ने हम पे किया अटैक किया, या अटैक समझ लो उसको किया था फरवरी में पिछले साल, तो वो उस वक्त भी जब सिक्योरिटी की हमारी मीटिंग हो रही थी, अभी ब्रीफिंग देनी थी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए नहीं, घंटा इंतजार करते रहे, सारे लोग बैठे इंतजार करते रहे, इनके लोग भी बैठे रहे। लेकिन 1 जुलाई वाली मीटिंग में तो खबर ये आई थी कि शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि वजीर आजम आए। नहीं, बिल्कुल ये गलत इंप्रेशन मिला। क्यों प्राइम मिनिस्टर क्यों ना आए? प्राइम मिनिस्टर बताएं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, अगर ये कहते हैं ये अंडरमाइन, इन्होंने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया हुआ है, पार्लियामेंट को इन्होंने रबर स्टैंप बनाया हुआ है। लेकिन अगर बड़ी अच्छी बात है अगर ये सब कलेक्टिव विजडम होती है और ये बढ़िया है, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा। लेकिन मेरी बात सुन ले, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जब करेंगे ना पार्लियामेंट का इजलास, देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कितना आगे वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, डिस्कशन में क्वेश्चन के जवाब देते हैं। ये देखे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, ये के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पूरी कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। रही कैमरे वाली बात, कुंडी साहब ने जो बात की, मैं लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मोतबर पहले तो हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो वहाँ बैठे होते हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है आपकी, मेरा ख्याल है बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे फैसल। किसी के ये मुंह से तो नहीं सुनते लोग, वहाँ पे सारी होती जाए और बहुत सी सारी चीजें पता चलती जाए। सही बात है, दुनिया सही बात है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अलग होती है। जी राना साहब मैं आती हूँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं राना साहब, मैं आती हूँ। ठीक है कुंडी साहब, एक तो यही वाली बात। दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने एक स्टेटमेंट और दिया, उन्होंने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर भी फौरी अमल दरामद हो जाए। ये नेशनल एक्शन प्लान बना था, ज़माने हो गए, मेरे ख्याल APS के वाक़े के बाद हुआ था, उसके बाद PMLN की पूरी हुकूमत हो गई, इनके 3 साल हो गए। अभी कौन सी कोताहियाँ हैं और कौन सी हर्डल्स हैं जो आज तक ये मुतालबा सामने आता है कि नेशनल एक्शन प्लान को पे काम किया जाए? क्या हो नहीं रहा? ये जो अमन हमें दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा कि उसी का नतीजा है? देखें, पहली बात तो यह कि एक बहुत ही अजीब सूरत हाल अफगानिस्तान में हुई। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि इतनी स्मूथ ट्रांजिशन हुई अफगानिस्तान में कि इतनी स्मूथ ट्रांजिशन तो बाइडन और ट्रम्प की भी नहीं हुई। उधर भी हला गुला था, ये था। हमने तो बहुत मतलब इस पे भी क्या तशवीश है कि क्यों हुई? तशवीश नहीं, मतलब अच्छी बात है। मतलब जैसे बात हो रही थी ना, जैसे कतर में या दोहा टॉक्स जो हो रही थी वो चीज़, और फिर जिस तरीके से देखें माजी में जब हुआ था तो नजीब को उन्होंने वहाँ पर फांसी दी और उसकी लाश की बेरुमत जिस तरीके से की, इस दफ़ा वो चीज़ नहीं थी। इस तरह भाग गए, लोगों को सेफ पैसे भाग नहीं गए। अशरफ गनी को सेफ पैसे आराम से दिया गया कि हम आ गए, आप चले जाएँ। ये नहीं कि वो कहे कि यार कोई उसमें चले गए। फिर उसके बाद इंतज़ार था जो UK जो एम्बेसी है वो इवैक्यूएट हो जाए, वो हुई। उसके बाद तालिबान एंटर हुए काबुल के अंदर। लेकिन देखिए नेशनल एक्शन प्लान APS के वाक़े के बाद या जो भी है उसके बाद हुआ था, उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें कोई चीज़ें हैं जिसको आप रिविज़िट भी कर सकते हैं। उसको मतलब है कि अमल दरामद भी हुआ है, हम कहते हैं कि इसको रिविज़िट भी होना चाहिए। और दहशतगर्दी की इस चीज़ों को देखें, वो करना चाहिए। देखें दासू इंसिडेंट हुआ, क्वेटा में हुआ, फिर उसके बाद आप देखें आज भी गवादर पे हुआ है, डेर इस्माइल खान में हुआ, गवादर में हुआ, और जो है वो दीर में हुआ, कराची में हुआ। तो ये चीज़ें जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा हो रही। और देखिए टारगेटेड 2 चीज़ें हो रही हैं, चाइनीज़ प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस। एक कराची का इंसिडेंट जो है वो थोड़ा सा हट के है, लेकिन अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में जिधर भी हुए हैं, या वो FC है, फौज है, पुलिस है, कस्टम है, या चाइनीज़ है। और चाइनीज़ का देखिए टारगेट करना बहुत ही तशवीशनाक, दासू। और ये देखें ये मिसहैंडल भी हुआ। देखिए वो तो खैर मिसहैंडल तो हमारे अभी फ़ारूक हबीब साहब बैठे हैं, इनके जितने भी वज़ीर हैं इनको दूसरों की वजारत के मुतालिक ज़्यादा पता होता है, अपनी वजारत के मुतालिक मैं इनके नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी जो अब मुझे बताया ना, जब दासू हुआ तो बाबर रहमान साहब खड़े हो गए पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने के लिए, वो गलती बाद में माना गया कि मिसहैंडलिंग हुई है। फारूक हबीब साहब, एक तो ये कि अफगानिस्तान का मामला जो एक स्मूथ ट्रांजेक्शन हुई है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा डर था कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी, उसका पाकिस्तान इफेक्ट होगा,
इम्पैक्ट होगा, बट एनीवेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपोजिशन चाहती है कि हमें बताया जाए कि क्या मामला तय हुए हैं। फिर जो इंटरनल थ्रेट है, जो हमारा दुश्मन है, वो खामोश नहीं बैठेगा। जो हमले अभी जो इन्होंने गिनवा दिए, सर नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे मतलब इतना लेट और इतने उस पर करने का मकसद क्या है? यूके ने अपना जो है अफगानिस्तान के मामले में हंगामी इजलास बुला लिया, आप फरमा रहे हैं कि हम बुलाएंगे, कोई डेट डिसाइड हुई है सर? लेकिन ये तो आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर जो है वो किसी वक्त भी जो है वो हो सकता है। उसके ऊपर जो तमाम हमारी लीडरशिप है और जो स्पीकर नेशनल असम्बली है वो भी तमाम पार्लियामेंटी लीडर्स के साथ जो है वो राब्ते में इस हवाले से। जहाँ तक रह गई बात कौमी सलामती के हवाले से, तो यकीनन कौमी सलामती के हवाले से किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ तक रहा मामला, आप लाहौर हमला देख लें, दासू हमला देख लें, आप कराची हमला देख लें, जहाँ जहाँ भी बैरूनी हाथ की जो इन्वॉल्वमेंट हुई ख़ास तौर के ऊपर भारत की, उसको हमने खुलेआम जो है वो आकर उनके नाम भी दिए हैं, उनका नेटवर्क भी एक्सपोज किया है। ख़ास तौर के ऊपर लाहौर हमले में तो वो तमाम तर चीज़ें सामने आ गई। इसी तरीके से अगर चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक करेगा तो उससे जो है वो सी पैक के हवाले से या चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से किसको ज़्यादा जो है वो इशू है वो भी सबके सामने है। जहाँ तक रही बात अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान किसी किस्म की भी दफाई पोजीशन में नहीं है। और मैं यही दरख्वास्त करूँगा मुल्क की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से, तमाम मीडिया से भी, कि 80,000 जानों की कुर्बानियाँ हमने दी हैं। 160 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत ने जो है वो उठाया है। और आज वो लोग जो $2 ट्रिलियन वहाँ पर खर्च चुके, $2 ट्रिलियन जिन्होंने खर्च किया, जिन्होंने 3 लाख आर्मी को ट्रेन किया, आज आप देखें जिन्होंने उनको वेल इक्विप्ड किया, आज वो खुद मान रहे हैं प्रेस टॉक्स के अंदर आकर कि हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि रेत की दीवार साबित होंगे। तो आज जो दिफाई पोजीशन उन लोगों की है जिनका किया हुआ ये मैस है, जो इसके जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान ने भी उसकी चंगारियों को फेस किया है। ज़रबुल अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो, ये पाकिस्तान ने किया है। टेरर फाइनेंसिंग को चोक पाकिस्तान ने किया है। फैटफ के हवाले से 36 नुकात के ऊपर पेशरफ पाकिस्तान ने की है। हमने बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है दुनिया के साथ टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, ये तो दुनिया में मानने वाली बात है, बिल्कुल। और फिर मैं आपको ये कहूँगा, लिहाजा पाकिस्तान के पास दुनिया को बताने के हवाले से, दुनिया को अपनी कारकर्दगी पेश करने के हवाले से बेशुमार कॉन्क्रीट अमली इकदामात हैं जो हमने लिए हैं। इसी वजह से हम जब बात करते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, और देयर इज नो क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, बट जरा सुन ले, ओनली थिंग इज फारूक, ठीक है, मैं सिर्फ जस्ट मेरा एक कमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसाइल हैं उसके ऊपर हम जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें ताकि भारत को ठट्ठा लगाने का मौका ना मिले। आज वो मुंह छुपाने की जगह नहीं उनको मिल रही जो अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ हुआ है। बिल्कुल सही है, आज वो पूरे का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। आज पाकिस्तान आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। आज PIA के भी जहाज 390 लोगों बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारे इक़दाम आप दुरुस्त भी फरमा रहे हैं, काबिल तहसीन भी हैं सर। पाकिस्तान कर रहा है तो अपोजिशन का अगर इस वक्त सिर्फ ये एक आपसे मुतालबा है कि उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया जाए तो इसमें मेरा ख्याल है कोई गलत भी नहीं है। ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आती हूँ। PTI की हुकूमत के 3 साल की रिपोर्ट की मुतालबा किया है PMLN ने भी, और पीपल्स पार्टी ने पूरी चार्जशीट आज सामने लेकर आए हैं या शाया किए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। और एक पोल हमने किया था जो कि PTI हुकूमत के 3 साल आवाम की नज़र में एक सवाल डाला गया था। इस पोल पे मुश्तमिल कहा गया था कि उनकी राय को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। आवाम की नज़र में हुकूमत के 3 साल कैसे थे? कामयाब, नाकाम या दरमियाने दर्जे के? 51.4% कामयाब, नाकाम 31.2%, दरमियाने दर्जे के 17.4%। और साथ ही कहा गया कि जी आप सोशल मीडिया पे पूछ रही हैं तो सोशल मीडिया पे तो हमेशा PTI जीतती ही है हर पोल। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ट्वीट्स ऐसी थी जो बेचारी थी कि मैं शेयर करूं। मिसबा आमिर है, उन्होंने कहा कि सफारती सतह पर बहुत अच्छी थी लेकिन महंगाई और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से बहुत बुरी रही, आवाम मुतमईन नहीं है। मजीद काकड़ ने कहा कि मैं नाकाम इसलिए कहूँगा क्योंकि 3 साल में अब तक कोई बेहतरी नहीं आई। किसी भी शोबे में अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, परेशान हो रहा है, और महंगाई हो या बेरोज़गारी या फिर करप्शन। जुल्फ़िकार कहते हैं कि अगर राय लेनी है तो गली महल्ले में जाकर लें,
जो भूखे सो रहे हैं, बच्चों को कम खिला रहे हैं, उधार पे चल रहे हैं, रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, ट्विटर की सहूलत मौजूद नहीं है। अच्छा, शमा बीबी कहती हैं कि तारीख की नाकाम तरीन, नाअहल तरीन और बदज़बान हुकूमत है। ये बहरहाल अवाम की राय थी। राना तनवीर साहब, आप लोगों ने कहा है कि 3 साल कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी करें और उसके साथ साथ आपने कारकर्दगी अपनी ज़बान में बता भी दी है, तो सर फिर आप रिपोर्ट का वेट तो ना करें ना, अगर आपको खुद को पता है और बता दिया कि ये कैसी हुकूमत थी। तो वो तो लोग बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। जो आपने अभी लास्ट पे कहा कि एडिशनल नाकाम, जिस तरह भी ये बेकनाल हुकूमत है, सादिया ये बदज़बान हुकूमत भी है। ये बड़ा खूबसूरत उसने कहा। ये एक नया फिनोमेना है, किसी के एक बाप अगर किसी को फाइन करना चाहे तो ये हुकूमत इनको कहना भी, मैं तो समझता हूँ कि एक किसी तरीके से हुकूमत की बेइज्जती है इस लफ्ज़ की। 3 साल पाकिस्तान की तारीख के हुए बदतरीन साल है। मुझे बताएं, अभी फरूक अली साहब कह रहे थे हमने ये किया, हमने 26 फेडरल खेती की है। भाई आपको मिला क्या वहाँ से? 26 करने के बाद फिर वहाँ से छुट्टू मिल गया, वहाँ से ग्रे लिस्ट में ही रहे हम। ये देखें, ये चीज़ें सारी सबके सामने हैं कि आपने 3 साल में क्या गोल खिलाए हैं। आपकी करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, और आपने ये किया कि महंगाई 4% थी, उसको आप 23% पे 25% पे देखा। सर टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं चाहूंगी कि जरा आप जी। मैं समझ रहा हूँ ये बदतरीन हुकूमत है, बदतरीन नाकामी, ये बदतरीन हुकूमत है। अच्छा फाशिस्ट हुकूमत है, ठीक ये है, नाअहल हुकूमत है, ये बदज़बान हुकूमत है। यही मुतालबा पीपल्स पार्टी का भी है। अच्छा, ये तो वो जवाब दे देंगे, लेकिन यही कमोबेश ग्रेटर इकबाल पार्क का वाक़या तो संभाला नहीं गया। ठीक है, वो तो सर उसका तो अभी जिक्र भी ना करें, दिल दहल जाता है कि हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम कितने महफूज हैं। बट एनीवेज, यही मुतालबा पीपल्स पार्टी का भी है। ये कहते हैं हमारे जी सर, उसी की मैं बात कर रही हूँ पीपल्स पार्टी ने भी पूरी चार्जशीट भी दी है और फिर उन्होंने भी ये कहा है कि 3 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करें। तो फिर वही वाली बात है कि जो आपने की है वो थोड़ा लफ्ज़ों में भी बयान कर दें, जो चार्जशीट आपने पेश किया आज हुकूमत की। देखें, फ़ारूक साहब यही कहेंगे कि जी हमने मईशत मजबूत की है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। उनका हक़ है। मैंने बात मुकम्मल नहीं की ना, मैंने तो यही कमेंट दिया। अब देखें, मईशत बिल्कुल हम इनकी बात चलो मान लेते हैं। मईशत मजबूत, क्या रोटी सस्ती हुई, क्या चीनी सस्ती हुई, क्या पेट्रोल सस्ता हुआ, क्या दवाइयाँ सस्ती हुई, क्या रोज़मर्रा की अशिया सस्ती हुई। अब ये बात करते हैं जी हम कर्ज़े, ये चीज़ें। भाई गरीब आदमी ये कह रहा है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। अब जैसे 1 करोड़ घर या 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, ये चीज़ें मतलब है कि इन्होंने वादे किए थे। 3 साल हो गए, उसमें से कुछ नज़र नहीं, बल्कि लोग बेरोज़गार दिन ब दिन होते जा रहे हैं, लोगों को बेरोज़गारी का सामना होना पड़ रहा है। तो अब इनकी बात मान लें कि जी बम्पर क्रॉप जो है वो गंदम की भी हो गई है, गन्ने की भी हो गई, लेकिन चीज़ें सस्ती नहीं हुई। तो ये चीज़ सबसे बड़ा कोर इशू यही है, महंगाई। नहीं, देखिए पहली बात तो गरीब आवाम की तो महंगाई है और रोज़गार है। ये 2 चीज़ें तो बहुत सी चीज़ें, मतलब ये तो गरीब के साथ बंधा हुआ है ना। बाकी और चीज़ें भी हैं, लेकिन ये तो कोर चीज़ है ना कि जब आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी और आपको रोज़गार होगा तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, तो फिर उसके बाद आगे चीज़ें चलेंगी। फरूक हबीब साहब, सबसे बड़ा सवाल घूम फिर के वहीं पर आ जाता है कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए आप लोग। 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट शाया करनी थी, वो भी नहीं कर पाए आप लोग। वजह सर देखें, बात यह है, जहाँ तक रहेगी 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, तो 9-10 मुहर्रम के एहतराम में हमने उसको मुकम्मल नहीं किया, लेकिन आइंदा 26 अगस्त को वो हम अपनी रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं 3 साल परफॉर्मेंस के हवाले से। जहाँ तक रही बात अपोजिशन के हवाले से, देखें ये जो दूध और शहद की 9-10 को थोड़ी चापनी थी, चापनी तो पहले थी। जी सुन लें ना, जरा गुजारिश सुन लें। मैं आपको ये कह रहा हूँ 26 अगस्त को रिपोर्ट शाया होगी इस हवाले से, और आपको पूरी मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, गवर्नमेंट की रिपोर्ट समेत। उसके ऊपर फिर आप जो दिल खोल के चाहें प्रोग्राम करें। जो मुझे क्विकली जरा बयान कर लेने दें। देखें इशू क्या है, ऑपोजिशन जो है वो दूध और शहद की नहरें भी बहा दें, ये खुश नहीं होने वाले। ठीक है, इनका एक ही काम है, इन्होंने ये पीडीएम पे जलसे जुलूस वो करते रहे, वो उसमें भी ये नाकाम हुए, उसमें भी ये कुछ नहीं कर सके। जहाँ तक रहेगी बात हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत ने यकीनन मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर मिला था। सर अभी अवाम की बात रह गई, 4% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। फरूक हबीब साहब, ऑपोजिशन को छोड़ दें, ये खुश हो या ना हो। नहीं सर, अवाम की बात कर लें। अवाम के साथ जुड़ी चीजें हैं, अवाम के साथ जुड़ी चीजें हैं, जरा सुन लें ना। अब आप जरा सुन लें। इशू ये है आपका कि आज मुल्क के अंदर तारीखी एक्सपोर्ट्स हैं। अगर एक्सपोर्ट्स तारीखी हो रही है तो नई इंडस्ट्री लग रही है, रोजगार अवाम को मिलेगा। 1000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने मंजूर की है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में,
रिहायशी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर 7 लाख नौकरियां आवाम को मिलेंगी। ये जो 1100 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी गया है, जो गंदम की स्पोर्ट प्राइस 1300 से 1800 रुपए तक लेके गए हैं, जो गन्ने के किसान को 100 अरब रुपया इजाफी इस साल मिला है, तो वो आपके मुल्क की 60% पॉपुलेशन की जेब के अंदर गया है। वो भी पैसा आके गाँव से किसान ने पैसा शहरों के अंदर आके खर्च करना। आज रिकॉर्ड मोटरसाइकिल बिक रही है, रिकॉर्ड गाड़ियां बिक रही हैं, रिकॉर्ड सीमेंट की सेल्स हो रही है। इसका मतलब ये है मैशत का पहिया जो है वो आपका चल रहा है। जहां तक रही बात महंगाई के, जहां तक रहेगी महंगाई के गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे आ गए। जी सुन लें जहां तक रहेगी बात महंगाई के हवाले से, तो महंगाई जो है वो हर हुकूमत के लिए एक चैलेंज रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, पीटीआई थी। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले 10 साल की ड्यू टू द कोविड 10 साल से रिकॉर्ड 40% जो है वो महंगाई हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर का इदारा कह रहा है। अच्छा, और आप फारूक हबीब साहब माजरत, मुझे बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है, बार-बार ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाने थे। नून लीग पूछ लेते हैं और पीपी से भी पूछ लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। फारूक हबीब साहब ब्रेक ले लेते हैं, माजरत ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोग्राम के आखिरी में 3 साल कारकर्दगी पीटीआई के दौरे हुकूमत की। आज मुतालबा आया पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और पीएमएलएन की तरफ से भी कि जी 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट शाया की जाए। फारूक हबीब साहब से पूछ रहे थे, वो कह रहे थे 26 अगस्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जी 26 अगस्त तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। तो मैं ख्याल तनवीर साहब अभी फ़िलहाल अपनी तोपों को रोक लें, जब रिपोर्ट शाया हो जाएगी, चीज़ें सामने आ जाएंगी और पता चल जाएगा आपको भी कि 3 साल में क्या कुछ हुआ है, तो फिर बयान दे देंगे। देखें, हम तो इलेक्टेड लोग हैं, फैसल साहब भी बैठे हुए हैं, फ़ारूक साहब भी बैठे हुए हैं, हमें तो हर रोज़ गली बाजार सड़कों पे अपने इलाके में पता चलता है कि कारकर्दगी का कोई भी शुबा हो। महंगाई का आवाम, गरीब आवाम जो है वो तो पिस ही रहे हैं, लोगों को इंसाफ या उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं ये कर सके। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी दुख वाली बात है, दिल के साथ में बात कर रहा हूँ। लेकिन रही इनकी रिपोर्ट 26 को आने दें, हमारे भी रिपोर्टें आ रही हैं, वाइट पेपर तैयार हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, इनको शीशा दिखाएंगे हम जरूर, उनको समझ आ जाएगी। सर, पीपल्स पार्टी से दोस्ती हो गई है आपकी? राना साहब, पीपल्स पार्टी से दोस्ती हो गई है? नहीं, इसमें दोस्ती या दुश्मनी की बात नहीं, ये एक अपोजिशन की जमात है, वो भी तैयार कर रहे हैं, जो मैंने सुना है, पढ़ा है, या ये फैसल साहब भी कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको अच्छा कि मैं जो ठीक है, ये बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनको आप 3 साल हो गए हैं, अब भी इतनी ढिठाई से ये बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ तो बैठ के ख्याल करें कि हम कर क्या रहे हैं अंदर हर इंसान के। अच्छा, फारूक हबीब साहब ऐसे कारकर्दगी अपनी पूरी बता रहे थे, मैंने उनको इंटरप्ट कर दिया, मैं ब्रेक पे चली गई। सर थोड़ा सा मौका दें, टाइम मेरे पास कम है। कुली साहब, आप लोगों की तरफ से भी कोई वाइट पेपर शाया हो रहा है? बिल्कुल, फारूक साहब कह रहे हैं कि हम 26-27 तारीख को बड़ी तैयारी के साथ कोई अपना वो लेके आ रहे हैं, जैसे बड़े कमालात इन्होंने किए हैं। तो कम तो आप लोगों ने भी नहीं किए वैसे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? नहीं, पीडीएम के सिर्फ ये हुकूमत में 3 साल हुकूमत का कर दी है। इन्होंने एक मंशूर दिया था, इन्होंने लोगों को एक होप दी थी कि हम आके ये हुकूमतें, ये पार्टियाँ बहुत बुरी हैं, हम आके बहुत से करिश्मे दिखाएंगे। तो करिश्मे हमें बताएंगे 26-27 को। उस करिश्मे में इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्होंने अपने जो कुछ मंशूर है 10 चीज़ें हों फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें से 1-2 बता देंगे, हमने इस पर जो है अमल दरामद कर लिया। तो हम देखेंगे इन्होंने क्या किया, तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली उसको इनको जो है उस पर जवाब देंगे। आपने ये जो चीज़ लिखी है, आप भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट शाया हो? कारकर्दगी तो सबके सामने जाहिर है, लेकिन ये कुछ लिख पढ़ के जो है ना वो रिटन ब्लैक एंड वाइट में दिखाना चाहते हैं, तो वो आ जाएगी। लेकिन बाकी तो कारकर्दगी पे क्या सब कुछ है। कारकर्दगी हम पिछले 3 सालों से आपके साथ भी प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है फारूक हबीब साहब, क्योंकि याद ही आता है कि असद उमर साहब कहते थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, तो समझ लो हुक्मरान चोर है। क्या समझूं सर? देखिए, बात ये है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो आलमी मंडी का उसके साथ ताल्लुक है। हमने तो बल्कि उसके ऊपर टैक्सेस अपने कम किए हैं। जहाँ तक रहेगी बात वाइट पेपर के हवाले से, तो ये वाइट पेपर तो बिल्कुल जो है वो कोरा पेपर ही होगा। उसके ऊपर लिखा तो कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर लिखा होगा धरना नाकाम हो गया, जुलूस नाकाम हो गया, इस्तीफे नाकाम हो गए, हमारी ब्लैकमेलिंग नाकाम हो गई। हमें तो डे 1 से इन्होंने नाकाम कह दिया था, पहले दिन ही वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने दी थी।
आज का वजीर आजम जो है ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए वैसे। आज हेल्थ कार्ड जो है वो KPK में सारी आबादी को दिया, पंजाब में दिसंबर 2021 तक सबको मिल जाएगा। 10 लाख रुपए का इलाज वो करवा सकेंगे। 20 अरब रुपया नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए अभी तक कामयाब जवान के तहत दे चुके हैं। हम खुद डोर स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, पिछड़े हुए तबके के पास कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेके जा रहे हैं। बिला सूद उनको कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया फराहम करेंगे, घर की छत फराहम उन्हें कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान वाले तो ये उनको नहीं दे सके, और आज हमें तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनकी सारा पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, सारी लीडरशिप मुल्क से बाहर है। आज वो लोग हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आज वो हुकूमत को नाकाम कह रहे हैं। 3 साल में इस मुल्क के अंदर कौन सी पार्टी जदोजहद करके आई है? 22 साल इमरान खान ने जदोजहद की है और उतार चढ़ाव तमाम स्ट्रगल करके इक़्तिदार में आए हैं, और इंशाल्लाह 5 साल पूरे भी करेंगे और तमाम मंशूर पे भी अमल दरामद करके जाए। ठीक है राना साहब, वैसे ये बात सही है, इस हुकूमत में कितने कौन से वजीर आजम इस मुल्क में रहे जिन्होंने अपनी बाहर मुल्क की जायदादें नहीं बनाई? ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने मुल्क के बाहर कोई जायदादें नहीं बनाई, ना अपनी जाती कारोबार चलाए। जब ये जाएंगे ना हटेंगे, आपको होश रबा जो है ना वो चीज़ें मिलेंगी, अभी भी हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास स्कैंडल हैं 3 साल के। बीट कैन का स्कैंडल मेरे पास है PSE में, इनका कम्युनिकेशन का 118 अरब का स्कैंडल है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में लिखा है वो सारे। आप सर मैं वजीर आजम की बाहर की जायदादों की बात कर रही हूँ। वैसे इनका ठीक है कुंडी साहब, ये सवाल आपसे, इस बात से तो आप मानेंगे ना कि जरदारी साहब की तरह या अनलाइक नवाज साहब की तरह इन वजीर आजम ने मुल्क से बाहर ना कोई जायदादें बनाई, ना पे कोई कारोबारों में पैसा लगाया। देखिए वज़ीर आज़म साहब की जो सलीम मशीनें हैं जिससे डॉलर्स निकलते हैं, वहाँ पे किसने जायदादें बनाई? अमेरिका में किसने फ्लैट लिए? सलीम मशीनों से फ्लैट बने ना। सर वज़ीर आज़म की बात करें ना, तो देखें वज़ीर आज़म के साथ पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं करती जिनका आप जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी जायदाद उसके बच्चे हैं, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। इनके तो मुल्क से बाहर ही पैदा हुए हैं, तो अपनी माँ के साथ रहते हैं। नहीं देखें, अब देखें वो जायदाद है, बच्चे भी जायदाद होती है। देखें अगर हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर हो गया 8 साल में KPK का, जैसे ये ताने देते थे कि जी ये अस्पताल है जी 8 साल में बहुत बेहतर हो गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ते? वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटी बननी थी उसमें क्यों नहीं पढ़ते? देखें ये चीज़ें होती हैं जब ये इनकी हुकूमत जाएगी, फिर आपको जो इनके स्कैंडल्स पता चलेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। अब इस हुकूमत के जाने का इंतजार करें, नहीं आपके पास अभी कुछ नहीं है। नहीं हमारे पास बहुत कुछ है, किसके पास जाए? हम किसके दरवाजा खड़े हैं? नैब इनकी मातहत है, अदालतें इनके मातहत हैं, अदालतें इनके बिल्कुल फैसले नहीं होते हैं, अदालतें हुकूमत की मातहत है। देखिए हम आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आएगा, मुझे बता दीजिएगा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, आपने गलत बात की। मैं कहता हूं कि अंधे बंदे को भी आप ले जाएं पेशावर की BRT, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अदालतें इनकी मातहत है। देखें हम ये कह रहे हैं कि BRT का स्कैंडल आप आज ले लें, BRT का आप किसी अंधे बंदे को भी ले जाएं। ऐसे नहीं, ठीक है, मैं अंधे बंदे को भी ले जाएं। मेरी तरफ से मुज़म्मत है, मैं हरगिज़ इस का हिस्सा नहीं बन रही कि अदालतें हुकूमत की मातहत हो ही नहीं सकती। लेकिन कुंडी साहब की अपनी राय, अगर वो इस पर कायम है तो ये जाने और उनका काम जाने। फर्रुख हबीब साहब बहुत शुक्रिया, कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, राना तनवीर साहब बहुत शुक्रिया। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।